फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि किसी 3D मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने देखा वेज-डैश, फिशर, न्यूमान्स एंड सॉहर्स। ठीक है, वो अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो लास्ट वीडियो देखिए, तभी आप ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया था स्टार्टिंग में वेज-डैश एंड फिशर, उनका ही हम लोग नॉमेनक्लेचर अब पढ़ने वाले हैं। तो वो देखेंगे आप, तभी हम लोग इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर पाएंगे नॉमेनक्लेचर को। तो आप लोग वो लास्ट वीडियो पहले जरूर देख लेना, तभी आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से बता सकते हैं। क्या होता है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो हम स्टीरियोआइसोमर्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एटम्स सेम है, केवल 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है, उनका बॉन्डिंग सीक्वेंस सेम है, तो आईयूपीएसी जब आएगा तो आईयूपीएसी नेम तो बिल्कुल दोनों का सेम आएगा। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अब हम इन दोनों को कैसे बताएं कि दो अलग कंपाउंड है, क्योंकि जैसे एनेंटियोमर्स होते हैं, दो मिरर इमेजेस होते हैं, ये दोनों अलग कंपाउंड्स होते हैं। तो हम किस तरीके से बताएंगे कि ये दो अलग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दो मिरर इमेजेस को या डायस्टीरियोमर्स को हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको असाइन करें, उसके आगे कुछ इस तरीके के साइन या उसका नॉमेनक्लेचर करें, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही हम सीखने वाले हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो है द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। एटम मीन्स कोई भी परमाणु, और ग्रुप ऑफ एटम मतलब जैसे कि CH3 हो गया, COOH हो गया, मतलब परमाणु का समूह। ठीक है, विच कैरेक्टराइजेस ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर। कहने का मतलब ये है कि जो भी किसी त्रिविम समावयवी की हम बात कर रहे हैं, स्टीरियोआइसोमर की बात कर रहे हैं, वो उसका एक कैरेक्टराइजेशन करता है एक तरीके से, मतलब उसको कैरेक्टराइज करता है कि हम उसको पहचान कर सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल जाता है कोई भी स्टीरियोआइसोमर पर्टिकुलर, उसके चारों और जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, क्योंकि जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो 3D अरेंजमेंट ही डिफरेंट होता है। तो दो मिरर इमेजेस जो होती है उन दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो डिफरेंट क्या है, 3D अरेंजमेंट ही तो डिफरेंट है। तो कार्बन एटम के चारों ओर का जो अरेंजमेंट है एटम्स का, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, उसी को विन्यास कहते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, किसी त्रिविम समावयवी का अभिलक्षण होता है जो उसके परमाणु या परमाणु की व्यवस्था दर्शाती है। ठीक है ना, व्यवस्था होती है, उसे विन्यास कहते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन देखिए बच्चों, डीएल और आरएस हमें स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएल और आरएस जो नॉमेनक्लेचर है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष विन्यास और रिलेटिव को है सापेक्ष विन्यास। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या है, एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, क्या कहा है, कुल मिला के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का 3D अरेंजमेंट ही है कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर एक स्टीरियोआइसोमर का क्या बता रहे हैं, अरेंजमेंट बता रहे हैं 3 डायमेंशनल। बट यहाँ पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल या उसकी मिरर इमेज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल कोई एक पर्टिकुलर कोई स्टीरियोआइसोमर हमारे सामने है, उसकी एक्चुअल अरेंजमेंट हम जो बताते हैं किसके थ्रू बताते हैं, जैसे कि आरएस के थ्रू हम बताएंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसका किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस सिस्टम से हम उसे बताएंगे उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्चुअल अरेंजमेंट इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर जो होता है उसके चारों ओर आकाशीय व्यवस्था जो होती है परमाणुओं की, उसी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, जिसको हम इसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, आरएस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आरएस नॉमेनक्लेचर जो आता है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, आरएस सिस्टम के अंदर आता है।
आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी, एग्जाम के अंदर ये आ ही जाता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कितने मार्क्स का आया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लिखना है। अगर हाफ मार्क्स के अंदर आया है तो केवल आपको इतना इतना डेफिनेशन लिख के ही बताना है, ठीक है। और बस इतना था कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, RS, जबकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर इसके अंदर हम क्या बताएंगे, DL सिस्टम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कि क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। है तो वही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही है मॉलिक्यूल के अंदर, बट लेकिन हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी एक रेफरेंस मॉलिक्यूल के साथ में। हम यहाँ पे एक रेफरेंस मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में, उसको तो स्टैंडर्ड मान लिया हमने, ठीक है। अब हम उसको स्टैंडर्ड मानते हुए हम अगर बताते हैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तो उसको कहा जाता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर हम जो पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर वो कौन सा है, DL नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिया गया था वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था, ठीक है। उसकी जो भी इसकी लिमिटेशन थी वो आपको भी पता चलेंगी। तो इसकी जो लिमिटेशन थी उसको रिमूव करते हुए फिर ये सिस्टम आया था। तो हम पहले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर DL नॉमेनक्लेचर के थ्रू हम किसी को कैसे बता सकते हैं कि ये D है और ये L है। देखिए DL सिस्टम जो होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। DL सिस्टम केवल हम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए ही यूज करते हैं। उसके अलावा ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है इसे हम रेफरेंस यूनिट लेते हैं। अभी हमने कहा था कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, किसी के रिलेशन में किसी को रेफरेंस मानते हुए हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए बोल रहे हैं कि इसको कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए यूज किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो जो रेफरेंस यूनिट है वो क्या ली जाती है, ग्लिसरैल्डिहाइड, और अमीनो एसिड के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी जिसमें हम लोग सेरीन लेते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड में कैसे बताते हैं, यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर जो OH ग्रुप है अगर वो राइट हैंड साइड पर होता है तो हम कहते हैं D ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो हम कहते हैं L ग्लिसरैल्डिहाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ OH लाइज ऑन राइट हैंड साइड देन D, एंड इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ OH ग्रुप लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन L, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर आता है तो हम क्या कहते हैं उसको D, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर आता है तो हम कहते हैं L। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लिसरैल्डिहाइड आपके सामने है, आपको बस ग्लिसरैल्डिहाइड का ये थोड़ा सा अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है नाम भी दे दिया जाता है कुछ एक के, जो भी हम किसी को अगर रेफरेंस मान रहे हैं तो इस तरीके से उनका तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो ग्लिसरैल्डिहाइड आपको पता होना चाहिए, CHO ये कायरल कार्बन है, ठीक है, OH H लगा हुआ है, CH2OH है, ठीक है, 3 कार्बन का है। और इस तरीके से हमने इसको क्या कहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में हमने बता दिया कि OH अगर राइट हैंड साइड पर है, सीधे हाथ की तरफ है तो D, और अगर उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट साइड में है तो L, ठीक है। ये बात हुई, ये तो बेसिक चीज है। अगर ये समझ में आ गई तो बहुत हो गया अपना काम। अभी हमने कहा था कि हम ग्लिसरैल्डिहाइड को हमने रेफरेंस माना है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर तो केवल एक ही कायरल कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, मतलब ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। तो फिर हम कौन से वाले कायरल कार्बन को देखेंगे, तो यहाँ पे जो कायरल कार्बन देखा जाता है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, आप सबको पता है फिशर किस तरीके से लिखा जाता है कि टॉप के ऊपर कौन होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है। तो हम टॉप से ये जो पूरी की पूरी ये वर्टिकल लाइन होती है, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास के अंदर कि जो वर्टिकल लाइन होती है वो कार्बन की चेन होती है एक तरीके से, ठीक है ना। टॉप पर हम मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लिखते हैं और फिर सारे कार्बन्स को लिखते हुए लास्ट में एंड में जो कार्बन होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, फिशर किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, ये कंफर्म करना है कि फिशर सही फॉर्म में लिखा है या नहीं, ऊपर टॉप पे मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लगा हुआ है या नहीं, ठीक है, ये लगा हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करना शुरू करना है, 1 2 3 4। जब नंबरिंग करते हैं तो मैक्सिमम नंबर वाला जो कार्बन होता है कायरल कार्बन,
मैक्सिमम नंबर वाला जो कायरल कार्बन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि OH जो है वो राइट हैंड साइड पर है या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थर्ड नंबर जो है, सेकंड नंबर मिला है इसको थर्ड नंबर मिला है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। तो OH जो है किस तरफ है, राइट हैंड साइड पर, तो इसका जो नाम है वो क्या है, डी इरिथ्रोज। ठीक है, इसका नाम है डी इरिथ्रोज। अब हमें इसके अंदर देना है, ये जो है कंपाउंड डिफरेंट है। अब हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4। अब जब आपने इसमें नंबरिंग दी है तो यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड नंबर पे जो कायरल कार्बन है इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि OH जो है वो किस साइड है। यहाँ पे OH किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या नाम है इसका, L-थ्रियोज। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है तो सबसे पहले तो हमें फिशर को देखकर ये कंफर्म करना होता है कि ऊपर टॉप पर वो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है या नहीं। अगर नहीं है, वो नीचे की तरफ है, तो हमें फिशर को रोटेट करके ऊपर ले आना है मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को। और अगर इस तरीके से है तो फिर हम ये क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करने पर मैक्सिमम नंबर जिस कायरल कार्बन को मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, मान अब यहाँ पे इस कार्बन को जिसको मैक्सिमम नंबर मिला है इसको क्या कहा जाता है, कई बार लिखा रहता है बुक में, पेनल्टीमेट कार्बन। ठीक है, जिसको मैक्सिमम नंबर मिला है उस कार्बन को क्या कहा जाता है, पेनल्टीमेट कार्बन। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वी हैव टू सी ओरिएंटेशन एट सेकेंड लास्ट कार्बन। जब हम इस तरीके से इसको देख कंफर्म कर लेते हैं कि मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर की तरफ है, तो आप लोग इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा, मतलब जो एकदम एंड से पहले वाला जो कार्बन होगा वही उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों ही तरीके से इसको देख सकते हैं कि नंबरिंग करने के बाद मैक्सिमम नंबर जिसको मिला है उस कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग डिसाइड करें, या फिर हम कहें कि जब हमने इसको इस तरीके से प्लेस किया है उसके बाद में जो भी कोई सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करें। दोनों ही पॉइंट सेम है। यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी है, L फॉर्म इज द मिरर इमेज ऑफ D फॉर्म। मान लीजिए मैं अगर इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनाती हूँ तो जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए इसकी मिरर इमेज अगर मैं बनाती हूँ, देखिए मैंने इसकी मिरर इमेज यहाँ पर बनाई है, तो जो इसकी मिरर इमेज है सबसे पहले तो एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो हमें इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4। थर्ड नंबर के कार्बन जो है ये वाला मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन है। मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, L इरिथ्रोज। ठीक है, ये L इरिथ्रोज हो जाएगा। तो क्या लिखा है, L फॉर्म इज द मिरर इमेज ऑफ D फॉर्म। जो L फॉर्म होती है वो D फॉर्म की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। अगर इसकी मिरर इमेज की बात करेंगे तो वो D फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर एक कोई स्टीरियो आइसोमर है, अगर वो D है तो उसकी मिरर इमेज L होगी, अगर वो L है तो उसकी मिरर इमेज D होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो ये बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आपके सामने फिशर है। ओके, बिल्कुल सही है, ऊपर बोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखना है मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन कौन सा है। तो मैक्सिमम कायरल कार्बन वाला कार्बन ये है और सेकेंड लास्ट कार्बन भी यही है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि OH जो है वो किस साइड है, किस साइड है, राइट हैंड साइड पर है। तो राइट हैंड साइड वाले को हम कहते हैं D। और आप लोग देखिए यहाँ पे 6 कार्बन का है ये, और ऊपर CHO ग्रुप है, तो इसका नाम आप लोगों को पता होगा, ग्लूकोज है इसका नाम। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया कंपाउंड है जो फटाफट से एनर्जी देता है, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो हमें पता होना ही चाहिए और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो ये क्या हो गया, आपका ग्लूकोज है। और जब आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा होता है कई सारे पैकेट्स के ऊपर डी ग्लूकोज, है ना, डी ग्लूकॉन भी लिखा रहता है। तो वो डी का क्या मतलब है, वहां पे देखिए स्टीरियो लग गई। तो डी का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो OH है ना वो राइट हैंड साइड पर है। उस कंपाउंड का जो भी कोई उसका 3D अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, उसके अंदर जब हम नंबरिंग करते हैं तो लास्ट कार्बन जो होता है वो किस साइड है, राइट हैंड साइड पर है। तो उसका क्या नाम हो जाएगा, डी ग्लूकोज।
अब मैं अगर इसकी मिरर इमेज बनाती हूं तो ये किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई है। मिरर इमेज के अंदर मैक्सिमम कायरल कार्बन वाला ये है, और इसको अगर हम देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज। ओके, तो ये हो गया, आपको मैंने ग्लूकोज बता दिया है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ऊपर CHO ग्रुप होता है, बाकी सब पे OH लगे होते हैं। इन चारों कार्बन के ऊपर 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे DL सिस्टम से जो डिसाइड करेंगे वो केवल मैक्सिमम नंबर वाला जो कायरल कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने और लिखा हुआ है जिसका नाम है अरेबिनोज। क्या नाम है इसका, अरेबिनोज। आपको ये सारे नाम याद नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको सारे नाम याद नहीं करने के लिए बता रही हूँ मैं एग्जाम्पल, ये केवल हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए है कि आप लोग को अच्छे से DL सिस्टम आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 वाला जो कार्बन है ये मैक्सिमम नंबर वाला कायरल कार्बन है। मैक्सिमम नंबर वाले कायरल कार्बन में OH किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एल अरेबिनोज, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी जो देखा वो क्या था, हम नेटिव कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या है, एक रेफरेंस यूनिट ली जाती है, रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि OH ग्रुप जो है, यहाँ पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन था, तो OH राइट हैंड साइड पे था तो D कहा, लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो L कहते, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने इसको तो हमने मान लिया रेफरेंस। अब इसके रेफरेंस रखते हुए बाकी कितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हों तो उनको हम किस तरीके से असाइन करते हैं वही मैंने आपको बताया है DL सिस्टम। स्टार्टिंग में बताया था कि हम DL सिस्टम किस को देते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स को और एक अमीनो एसिड्स में हम लोग DL बताते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब देखिए अमीनो एसिड। देखिए सेरीन इज टेकन एज रेफरेंस यूनिट। इसके अंदर बात कर रहे हैं हम, अमीनो एसिड के अंदर बात कर रहे हैं। सेरीन को क्या लिया जाता है, एज अ रेफरेंस यूनिट लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में किसको लिया एज अ रेफरेंस यूनिट, हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेरीन क्या है, सेरीन ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर NH2 ग्रुप आता है, OH की जगह अमीन्स जो होते हैं इसमें अमीनो ग्रुप तो होगा ही सही, NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। NH2 अगर राइट हैंड साइड पर है तो D, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो L, ठीक है। सेरीन जो होता है इसका देखिए आप लोग, यहाँ पे NH2 किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, L सेरीन। ये इसकी मिरर इमेज है, L की मिरर इमेज क्या होगी, D सेरीन। तो आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड, देन D, लेफ्ट हैंड साइड, देन L। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर आता है तो D और लेफ्ट हैंड साइड पर आता है तो L, ओके। आप लोगों एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड जब लिखा था तो मैंने D फॉर्म लिखा था, जबकि यहाँ पे मैंने सेरीन जो लिखा है वो मैंने L फॉर्म लिखा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो नेचुरली D फॉर्म के अंदर मिलते हैं, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, L फॉर्म में। इसलिए मैंने पहले वो वाली फॉर्म लिखी है जो नेचुरली अवेलेबल होती है, ओके। तो मैं सेंटेंस लिखती हूँ, ठीक है। देखिए नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन D फॉर्म वेयर एज द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड फाउंड इन L फॉर्म। मतलब प्राकृतिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो D फॉर्म में मिलते हैं, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से L फॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि फिशर जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, उसका सही तरीके से उसे लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का एक सही ओरिएंटेशन होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का। मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है, आपने ध्यान नहीं दिया कि फिशर सही तरीके से लिखा है या नहीं, और आपने इसमें बताना चाहा तो ये तो एक तरीके से आप D फॉर्म बता दोगे अमीनो एसिड की, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ऊपर टॉप पे और यहाँ बॉटम में किस तरीके के ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए COOH जो कि मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो हमें इसे क्या करना है,
रोटेट करना है। और मैंने आपको बताया था कि प्लेन में अगर हम फिशर को इस तरीके से रोटेट करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। टूवर्ड्स द व्यूअर वाले जो ग्रुप्स हैं या अबव द प्लेन वाले जो ग्रुप्स हैं वो किस तरफ होते हैं, अबव द प्लेन ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, कभी भी फिशर को हमें क्या है इस तरीके से रोटेट नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सामने वाले ग्रुप्स हैं वो पीछे की तरफ चले जाएंगे। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो आप लोगों को इसका क्या करना पड़ेगा, 180 से इसको आपको प्लेन पे रोटेट करना पड़ेगा, जिससे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ये इसका सही ओरिएंटेशन है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले का। तो अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे एक ही कायरल कार्बन है तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, ये क्या नाम हो गया इसका, एल फॉर्म हो गया इसका। ओके, अब एक और बात जो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखनी है, अमीनो एसिड के अंदर हमें लोएस्ट कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि NH2 राइट हैंड साइड पर है तो D और लेफ्ट हैंड साइड पर है तो L। यहाँ पे जो हमने सेरीन का एग्जांपल लिया उसमें तो केवल एक ही कायरल कार्बन था, लेकिन अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो हमें लोएस्ट नंबर वाले कार्बन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अमीनो एसिड है जिसके अंदर अगर आपको बताना है कि ये D है या L, तो जब आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये वाला जो कार्बन होगा जिसका क्या होगा, लोएस्ट कायरल कार्बन जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि जो NH2 है वो राइट हैंड साइड पर है तो हम क्या कहेंगे इसको, D फॉर्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो मैक्सिमम नंबर वाले कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते थे, जबकि यहाँ अमीनो एसिड्स के अंदर हम लोग लोएस्ट कायरल कार्बन जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो मैंने आपको डीएल सिस्टम बताया है, ये कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या बीएससी लेवल का आपका एग्जाम हो तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीएससी में तो थ्योरेटिकल आता है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आता है या डीएल सिस्टम के नाम से आता है। तो डीएल सिस्टम में आपको कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के दोनों एग्जांपल्स लेते हुए आपको समझाना है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आता है। और अगर जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर आता है तो आपको पूरा उन दोनों की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद दोनों में एग्जांपल्स लेके बताना है। ठीक है ना, तो अभी हमने डीएल सिस्टम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन के अंदर उसका एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, 1 या 2 भी मिल सकते हैं, और बीएससी में तो है ही इंपॉर्टेंट। का है बीएससी के अंदर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अपना टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है, ताकि इसके बाद जब आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे तो अलग से आपको प्रिपरेशन ना करनी पड़े। तो बीएससी में ही ऐसी प्रिपरेशन करिए कि आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो डीएल सिस्टम आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, थैंक यू।